हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में हमने दो देशों की स्टोरी देखी थी, बेल्जियम और श्रीलंका की। याद है, बेल्जियम ने अपनी पावर शेयर की थी जबकि श्रीलंका ने नहीं की। 1993 में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा चेंज आया। उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस किया और रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देनी जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं थी। इसका मतलब बेल्जियम एक यूनिटरी सिस्टम से शिफ्ट होकर फेडरल सिस्टम बन गया। पर श्रीलंका आज भी प्रैक्टिकली एक यूनिटरी सिस्टम ही है जहां सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास है। तमिल लीडर्स ने श्रीलंका को एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की थी। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये फेडरलिज्म किस चिड़िया का नाम है। आइए हम अपने इस वीडियो में डिकोड करते हैं। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? सिंपल वर्ड्स में फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और कंट्री की वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में डिवाइडेड होती हैं। यूनिटरी सिस्टम में इसका उल्टा होता है, या तो एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है या सब यूनिट्स डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती हैं। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर पास नहीं कर सकती, दोनों डायरेक्टली लोगों को आंसरेबल होती हैं। अब फेडरलिज्म के 7 की फीचर्स हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, गवर्नमेंट के 2 या उससे ज्यादा टीयर्स होते हैं। सेकंड, हर टीयर सेम सिटीजन को गवर्न करता है पर उनका अपना अलग अलग जुरिडिक्शन होता है। थर्ड, ये जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती हैं। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती, इसमें दोनों का कंसेंट चाहिए होता है। फिफ्थ, अब कोर्ट्स यहाँ पर अंपायर का काम करती हैं। परेशानी आने पर हाईएस्ट कोर्ट्स डिस्प्यूट सॉल्व करता है। सिक्स्थ, दोनों लेवल की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए रेवेन्यू के सोर्सेज क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं। सेवेंथ, इसके 2 डुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, देश की यूनिटी को प्रमोट करना और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। अब दुनिया में फेडरेशंस 2 तरीके से बनती हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ आकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स होती हैं। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ एक बड़ा देश अपनी पावर को नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करता है, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इस रूट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स से कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होती हैं। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? अब आते हैं हम अपने प्यारे से इंडिया पर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करता, पर इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हमारे पास एक 3 टीयर गवर्नमेंट सिस्टम है। फर्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड इज पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके बीच में पावर को 3 लिस्ट्स में बांट दिया है। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, इसमें नेशनल इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस और करेंसी। इन पर लॉ बनाने का हक सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही है, ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्मली पॉलिसी रहे। सेकंड इज स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। इस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती हैं। थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस और मैरिज। इन पर दोनों लिस्ट लॉ बना सकती हैं, पर अगर दोनों के बीच में क्लैश हो तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाएगा। पर वेट, जो चीजें इन तीनों लिस्ट्स में नहीं आती हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद आया, इन्हें हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं और इन पर लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। और हाँ, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो सभी स्टेट्स की पावर इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट्स जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के पास आर्टिकल 371 के अंडर स्पेशल पावर्स हैं अपनी कल्चर और लैंड राइट्स बचाने के लिए। वहीं कुछ यूनिट्स बहुत छोटी हैं स्टेट बनने के लिए, इन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। इन्हें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती हैं। अब हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखना एक बात है, पर उसको रियल लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात। इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने फेडरलिज्म को सच में कामयाब बनाया है। हमने 3 बड़े टेस्ट पास किए। पहला टेस्ट था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का,
1947 के बाद नए स्टेट्स बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। शुरू में लीडर्स डरे हुए थे कि इससे कहीं देश बट न जाए, पर एक्चुअल में इसने हमारे देश को और यूनाइटेड बनाया और एडमिनिस्ट्रेशन को आसान कर दिया। दूसरा टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी का। हमारे देश की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज जरूर है, पर सिर्फ 44% लोग ही इसे मदर टंग कंसिडर करते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। श्रीलंका जैसी प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हमने हिंदी के साथ इंग्लिश का भी यूज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यू रखा। तीसरा टेस्ट था सेंटर स्टेट रिलेशंस। 1990 से पहले सेंटर अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का गलत फायदा उठाकर राइवल पार्टीज की स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती थी, पर 1990 के बाद कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार का एरा शुरू हुआ। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। इसने पावर शेयरिंग और स्टेट ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट का एक नया कल्चर डेवलप किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट ने भी सपोर्ट किया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया इतना बड़ा देश है कि सिर्फ 2 लेवल से काम नहीं चल सकता। हमारा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में रशिया से ज्यादा है और महाराष्ट्र तो जर्मनी के बराबर है। इसीलिए जरूरत पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 1992 में एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने इस थर्ड टियर को पावरफुली इफेक्टिव बना दिया। इसके कुछ मेजर पॉइंट्स थे। फर्स्ट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट करवाना अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया। सेकंड, SC ST और OBCs के लिए सीट्स रिजर्व की गईं। थर्ड, एटलीस्ट 1/3 पोजीशंस वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। फोर्थ, हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है इन इलेक्शंस को फेयरली कंडक्ट कराने के लिए। फिफ्थ, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यूज लोकल बॉडीज के साथ शेयर करना मैंडेटरी हो गया। रूरल एरियाज में इसे पंचायती राज कहते हैं। हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है जिसका हेड सरपंच होता है। ये ग्राम सभा की सुपरविजन में काम करते हैं। कुछ पंचायत मिलकर पंचायत समिति या ब्लॉक बनाती हैं और एक डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक्स मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। अर्बन एरियाज की बात करें तो टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज और बड़े सिटीज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जिनका पॉलिटिकल हेड मेयर कहलाता है। आज इंडिया में करीब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा हैं। सो गाइस, फेडरलिज्म सिर्फ लॉज और रूल्स का सिस्टम नहीं है, ये एक कल्चर है, म्यूचुअल ट्रस्ट और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर का। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम और थ्रेड से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं वहां पर इंफॉर्मेशनल पोस्ट डालते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप एनिमेटिंग योर ब्रेन।